नमस्कार बच्चों। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल आपके द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है, परंतु चूँकि पिछले वर्ष जो द्वितीय वर्ष में विद्यार्थी थे उनका अभिज्ञान शाकुंतल हमने प्रारंभ किया था और लगभग आधा हो गया था, आधा हमारा शेष था। चूँकि अभी द्वितीय वर्ष के की परीक्षाएं हुई नहीं है, उनको परीक्षा हो भी सकती है अथवा उनको क्रमोन्नत भी किया जा सकता है। इसलिए ये जो व्याख्यान मैं आपको दे रही हूँ वो पिछले वर्ष के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी जो इस वर्ष तृतीय वर्ष में रहेंगे और प्रथम वर्ष से क्रमोन्नत होकर के और द्वितीय वर्ष में आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी है। तो द्वितीय और तृतीय वर्ष के दोनों जो कक्षाएं हैं उनके विद्यार्थियों के लिए ये परीक्षा की दृष्टि से हम इसको कहें या ना कहें तृतीय वर्ष के लिए, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से ये उनके लिए उपयोगी है कि महाकवि कालिदास जो वैश्विक धरातल पर शेक्सपियर के समान कहे जाते हैं और लगभग सभी विदेशी भाषाओं में जिस अभिज्ञान शाकुंतल का ट्रांसलेशन अनुवाद हो चुका है, इस प्रकार की महत्ता वाले अभिज्ञान शाकुंतल के बारे में हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी दृष्टिकोण से आज मैं महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल का परिचय आपको दे रही हूँ। उनकी कुछ संक्षिप्त रूप से जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं या परिचयात्मक बातें हैं उनको मैं आपको बता रही हूँ। और जो अभिज्ञान शाकुंतल का जिसे कहें योजनाबद्ध तरीके से जो नोट्स हैं या उसके मुख्य जो बिंदु है उनको मैं पीपीटी बना करके कल आपको बताऊंगी। तो आज मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ संक्षिप्त में कि महाकवि कालिदास ने जो रचनाएं लिखी हैं। आप जानते हैं कि महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के कनिष्ठिका अधिष्ठित कवि हैं। कहा जाता है पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठितो कालिदासः, और उसके बाद उस दूसरी उंगली पर गिनने के लिए कोई कवि ही नहीं रहा तो अनामिका सार्थवती बभूव, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब कालिदास के समकक्ष कोई कवि नहीं है। इस प्रकार के जो कालिदास है उनकी 7 रचनाएं हम उनकी रचनाओं के रूप में जानते हैं कि उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम, 2 खंड काव्य लिखे हैं, मेघदूत और ऋतु संहार, और 3 उनके जो है नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। और कालिदास की जो लघुत्रयी है उसमें भी रघुवंश और इनको अभिज्ञान शाकुंतल को उसमें गिना जाता है मेघदूत के साथ में। तो यहाँ अभिज्ञान शाकुंतल की हम बात करेंगे क्योंकि ये आपके द्वितीय वर्ष में है। रघुवंश और कुमार संभव के जो सर्ग हैं वो आपके प्रथम वर्ष में रह चुके हैं, यानी कि कालिदास के उन महाकाव्यों की झलक आप पहले प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ अभिज्ञान शाकुंतल पूरा आपके कोर्स में है और मेघदूत आगे जा कर के आपके स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में जो है वो लगाया गया है। अभिज्ञान शाकुंतल की जहाँ तक बात करें तो जब हम साहित्य की विधाओं की बात करते हैं और साहित्य की बात करते हैं तो संपूर्ण साहित्य को हमने कहा है कि विभाजन की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से यदि साहित्य को हम विभाजित करें तो हम इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक हमारा जो है श्रव्य काव्य होता है और दूसरा दृश्य काव्य होता है। यानी कि काव्य जिसको कहते हैं कवेर कर्म इति काव्यम, कवि जो लिखता है वो काव्य है, कवि जो करता है वो काव्य है। तो एक काव्य ऐसा है जिसको हम सुन सकते हैं और एक काव्य ऐसा है जिसको हम सुनने के साथ देख भी सकते हैं, इसलिए श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो श्रव्य काव्य जो है उसमें उसको जब विभाजित किया गया तो वहाँ पर महाकाव्य है, खंड काव्य है और मुक्तक काव्य है। तो महाकाव्य बड़े काव्य होते हैं जो जीवन के संसार के सभी पक्षों को लेकर के विशाल कलेवर में लिखे जाते हैं। खंड काव्य किसी एक विषय वस्तु को लेकर के, जीवन के किसी एक अंश को लेकर के लिखे जाते हैं, इसलिए वो खंड के रूप में होते हैं, जीवन के एक अंश के रूप में होते हैं। एक विषय पर वहाँ पर जो है केंद्रित किया जाता है। तो और जो मुक्तक हैं वो एक जो पद्य होता है वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहता है, आगे पीछे के पद्यों से उसका संदर्भ और प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती।
तो अपने आप में जैसे नीति शतक है तो नीति का अपना अपने जो पद्य हैं वो अलग अलग अपनी बात कह सकते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, तो ये एक पद्य ही विद्या के महत्व के बारे में बताता है, तो ये मुक्तक काव्य कहलाता है। दृश्य काव्य में नाटक है, और नाटक के जो 10 भाग हैं जिनको मैंने प्रथम वर्ष में भी आपको बताया था कि रूपक के जो 10 भाग हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, शंभकार, डिम, इहा, मृग, अंक, वीथी आदि, तो ये इनमें जो है अभिज्ञान शाकुंतल रूपकों में सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि कहा जाता है काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्य में भी नाटक जो है वो रमणीय होता है। रमणीय इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी वस्तु को, विषय वस्तु को सुनते हैं तो उसका एक प्रभाव होता है, लेकिन सुनने के साथ अगर हम उसको देखते भी हैं साथ में तो उसका प्रभाव द्विगुणित हो जाता है, और वो हमारी सारी इंद्रियों को आकर्षित करती है कि हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उसको हम महसूस करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, तो साक्षात उसको हम हृदय से अंगीकार करते हैं, इसलिए वो हमारे मन को बहुत आकर्षित और मनोहर लगता है। शेष काव्य जो है वो सुनाई देते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, हम उनको सिर्फ इमेजिन करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, लेकिन यहाँ कल्पना साकार रूप में हमको दिखाई देती है, तो उसकी अमिट छाप हमारे हृदय पर भी और मस्तिष्क पर भी दिखाई देती है। इन्हीं रूपकों का जो विकसित रूप है, पहले पुत्तलिका नृत्य के रूप में भी, कठपुतली नृत्य जिसको आप कह सकते हैं, उसमें भी वो विकसित हुआ, और उसके बाद में चलचित्र के रूप में, जो चित्रपट के रूप में, जिसको आप मूवीज़ फिल्म कह सकते हैं, उसके रूप में वो आगे जा कर के विकास को प्राप्त हुआ है। तो नाटक जो है वो रमणीय होता है। अभिज्ञान शाकुंतल की बात करें तो हम कहते हैं काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्र चतुर्थो अंकः तत्रापि श्लोक चतुष्टयम, तो काव्यों में नाटक रमणीय होता है, नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतल, शकुंतला जो है वो रमणीय है। अभिज्ञान शाकुंतल में जो चौथा अंक है वो बहुत सुंदर है, 7 अंक है उसमें, लेकिन उनमें से चौथा अंक जो है वो बहुत जिसे कहें कि खूबसूरत है। उसमें प्रकृति चित्रण है, उसमें जीवन दर्शन है, उसमें सांसारिक ज्ञान है, संसार का महाकवि कालिदास का ज्ञान है, इसमें करुण रस है, उसमें कन्या और विदाई का जो प्रसंग है वो है, प्रकृति के साथ जो शकुंतला का संबंध है उसका वर्णन है। तो चतुर्थ अंक अपने आप में बहुत सारी शिक्षा, बहुत सारे जीवन मूल्य, बहुत सारा जीवन दर्शन, कालिदास का बहुत सारा वैशिष्ट्य, कालिदास की उपमाएं, सब कुछ वहाँ पर जो है एकत्रित रूप से दिखाई देता है। तो वो चतुर्थ अंक है अभिज्ञान शाकुंतल का सार है। तो चतुर्थ अंक, और उस चतुर्थ अंक में भी जो 4 श्लोक है, श्लोक चतुष्टयम, तो जो 4 पद्य हैं उसमें, वो चारों पद्य जो जीवन दर्शन जो है वो प्रदान करते हैं। स्त्रियों के संदर्भ में, कन्या के संदर्भ में, जो वो जब वो विवाह होकर के कन्या जाती है उसके संदर्भ में, या प्रकृति के संदर्भ में, जो 4 पद्य जो कवि ने कहे हैं, कर्म के माध्यम से कहलवाए हैं, तो जो है वो बहुत ही सुंदर जीवन दर्शन देने वाले हैं। तो 4 श्लोक वहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से अभिज्ञान शाकुंतल का महत्व है कि संपूर्ण काव्य संसार, संपूर्ण वांग्मय संसार, जितना भी शब्द और अर्थ में रचित संसार है, उनमें नाटक जो दृश्य काव्य में आता है वो सबसे सुंदर होता है। और उनमें शकुंतला, उन नाटकों में और रूपकों में शकुंतला सबसे सुंदर है, और उस शकुंतला में चौथा अंक सबसे सुंदर है, और उस चौथे अंक में 4 श्लोक सबसे सुंदर है। तो ये उसकी महत्ता है, और संपूर्ण विश्व में उसका सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये उसकी महत्ता को प्रदर्शित करता है कि वैश्विक धरातल पर विश्ववांग में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल को कितना उसको विलक्षण मानते हुए हृदय से अंगीकार करते हैं, और इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल का भाव वैशिष्ट्य, उसका जो काव्य वैशिष्ट्य है वो जो है वो उन तक पहुँचे, उसके लिए उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है, उसको अनुवाद करके सभी भाषाओं में जो है अभिज्ञान शाकुंतल के ज्ञान को पहुंचाया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल को जानने के लिए दूसरे देशों के
जो विद्वान है उसको भाषाओं में ट्रांसलेट करके उसके ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके पास हमारी अपनी भाषा में, संस्कृत में, अपनी भाषा में, हिंदी में ये काव्य हमारे पास उपलब्ध है। तो ये काव्य जो है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा जो ऋषियों का, मुनियों का जो पर्यावरण दर्शन है उसके लिए महत्वपूर्ण है। हमारा जो वाङ्मय दर्शन है, जो काव्य वैशिष्ट्य है, उसके लिए ये जो इसका ज्ञान जरूरी है। तो एक ही स्थान पर हम जीवन दर्शन को भी देखें, हम पर्यावरण दर्शन को भी देखें, हम जिसे कहें कि काव्यशास्त्र को भी देखें, उन सब दृष्टिकोण से अभिज्ञान शाकुंतल महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अभिज्ञान शाकुंतल को देखेंगे, उसका परिचय प्राप्त करेंगे। तो ये जो है आज का हमारा व्याख्यान, इससे अगला जो व्याख्यान होगा उसमें हम अभिज्ञान शाकुंतल की कथा वस्तु आदि के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।